हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रीति है और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लेट्स ब्रेक इट। यहाँ हम एनटीयूजीसी नेट पेपर 1 की तैयारी करते हैं हिंदी में। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका नाम है लेट्स ब्रेक नेट JRF विद प्रीति। यहाँ जुड़ना इसलिए जरूरी है बिकॉज जितने भी आपकी क्लासेस होती है, जो भी हम MCQs करते हैं, PYQs करते हैं, जो सीरीज आपकी हो रही है और जो सेशंस हो रहे हैं, उनकी सभी PDF और नोट्स आपको जो है यहीं इसी चैनल पर यानी कि इस टेलीग्राम चैनल पर जो है प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो जल्दी से जो है जुड़ जाइए। इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी इस वीडियो के, और अदरवाइज आप इस नाम से सर्च भी करेंगे तो भी आपको ये मिल जाएगा। तो फटाफट से जुड़ जाइए। आज का हमारा टॉपिक है, आज क्या करने वाले हैं हम, टीचिंग एप्टीट्यूड हम शुरू करने वाले हैं। इससे पहले क्या हो चुका है वो जान लेना भी जरूरी है। तो आपका ऑलरेडी हो चुका है रिसर्च एप्टीट्यूड, उसकी एक पूरी प्लेलिस्ट आपकी पड़ी है, आप लोग देख सकते हैं जिसने नहीं देखा है। आईसीटी आपका कंप्लीट हो चुका है, उसे हमने बहुत ही कॉन्साइज में 4 क्लासेस में कंप्लीट किया है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड। और हमने उसके बाद किया था कम्युनिकेशन। आईसीटी और कम्युनिकेशन की इन तीनों की ही हमने जो है थ्योरी की। पहले थ्योरी को जो है कम्युनिकेशन को भी हमने कॉन्साइज में किया, और सिर्फ 3 क्लासेस के अंदर हमने जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती थी एग्जाम से रिलेटेड उसे हमने वहां पे कंप्लीट किया है। बिकॉज ऑफ आपका एग्जाम जो है बहुत नजदीक है, इसीलिए हमें उस चीज को अब उस स्पीड में जो है फिनिश करना होगा और जो है ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। तो इनके प्रैक्टिस सेशंस भी आपको जो है यहाँ पर मिलेंगे। आफ्टर आईसीटी भी हमने प्रैक्टिस की थी और आफ्टर कम्युनिकेशन भी हमने जो है प्रैक्टिस की थी। और अब हम चौथी यूनिट शुरू करने जा रहे हैं जो कि है आपकी क्या, टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि शिक्षण अभिक्षमता हम शुरू करने जा रहे हैं। पूरा हम प्रॉपर हिंदी में पढ़ते हैं जैसे वैसे ही पढ़ेंगे, और हम वही टॉपिक्स यहाँ पर ज्यादा अच्छे से करेंगे, बिल्कुल बेसिक से करेंगे, निश्चिंत रहिए। कौन सा इसका मतलब ये नहीं होता है कि चीजों को छोड़कर चला जाए। एग्जाम ओरिएंटेड है तो मतलब एग्जाम के नजरिए से देखकर ही हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो ये पॉकेट कोर्स की आपकी जो है हमारी तीसरी यूनिट है जो हम कर रहे हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड हमने प्रॉपर वे में एक एक को खत्म करके अच्छे से, बहुत लंबा चला था, लेकिन आईसीटी और जो है आपका कम्युनिकेशन वो हमने कॉन्साइज में इस पॉकेट कोर्स के थ्रू किया था, जो कि मैंने आपको बताया था। इसके बाद भी क्या करने वाले वो सुन लीजिए। इसके बाद आपकी एक जो है मैराथन क्लास आएगी जिसके अंतर्गत हम रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन और आईसीटी, और हो सकता है टीचिंग एप्टीट्यूड भी उसमें इंक्लूड हो जाए। वरना ये 3 की तो आपकी जो है मैराथन हम करेंगे, तीनों के कंबाइंड रखकर एक मैराथन करने वाले हैं जिसके अंदर मैं आपको पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रखूंगी वहां पर, आपके जो भी आपके एग्जाम में पूछे, ज्यादातर पूछे जाते हैं या फिर पूछे जाने के चांसेस ज्यादा हैं। तो अगली क्लास जो आएगी आपकी यानी कि वीकेंड क्लास में हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो वीकेंड में आपकी क्लास आने वाली है और वीकेंड में जो है वो मैराथन हम करने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए उस मैराथन के लिए, हम जल्दी ही वो जो है वीकेंड में उसे कंप्लीट करेंगे। आज जो है हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड, तो उसी को देखेंगे। चलिए, टीचिंग का मतलब होता है शिक्षण। तो बढ़ते हैं, शिक्षण का अर्थ जान लेते हैं। वैसे तो आप सभी जानते होंगे लेकिन स्टार्ट हमें यहाँ से ही करना है, तो इसको समझ लीजिए। शिक्षण का मूल अर्थ है शिक्षा प्रदान करना। शिक्षा औपचारिक भी हो सकती है और अनौपचारिक भी, दोनों होती है। देखिए, जब आप शुरू में, जब आप छोटे बच्चे होते हैं, जब एक बच्चा जो है समाज में जन्म लेता है, घर में जन्म लेता है, समाज से पहले वो है परिवार में रहता है, तो उसका जो शिक्षा है ना, शिक्षण है, उसका जो टीचिंग है वो वहीं से शुरू हो जाती है। उसे बैठना सिखाया जाता है, बोलना सिखाया जाता है, खाना सिखाया जाता है, मतलब बहुत सारी चीजें। तो ये शिक्षण का ही तो हिस्सा है ना। तो औपचारिक और अनौपचारिक, औपचारिक शिक्षा में यानी फॉर्मल जो है वो तो वो बाद में जाता है, उससे पहले वो अनौपचारिक शिक्षा ही लेता है। अनौपचारिक शिक्षा जो है मुख्यतः परिवार और समुदाय द्वारा जीवन के आरंभिक वर्षों में प्रदान की जाती है। दूसरी तरफ औपचारिक शिक्षण में शिक्षण संस्थान एवं शिक्षक की भूमिका अहम होती है। क्यों? क्योंकि उस वक्त पे जो है जब बच्चा बड़ा हो जाता है, वो परिवार से बाहर निकल के समाज में आता है, समाज में जब रहता है समाज से शिक्षण लेता है, और उसके बाद जब फिर नेक्स्ट स्टेज जो आती है उसकी, वो होती है उसकी स्कूल एज, है ना, स्कूलिंग। तब उसकी स्कूलिंग होती है और वो कहाँ जाता है, एक शिक्षा संस्थान में जाता है और वहां पे जाके सीखता है और औपचारिक शिक्षा ग्रहण करता है, और वहां पर जो है एक शिक्षक की भूमिका बहुत ही अहम होती है। तो ये बेसिक मीनिंग था कि दोनों तरीके की होती है शिक्षण जो है, टीचिंग औपचारिक और अनौपचारिक दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसकी परिभाषाएं देख लेते हैं। कुछ बेसिक चीज थी ये, बिल्कुल इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो समझ में ना आए। परिभाषा की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले बीओ स्मिथ ने क्या कहा है, तो बीओ स्मिथ के अनुसार जो है अधिगम को अभिप्रेरित करने वाली क्रिया, ये क्रिया है भाई, क्रिया या नहीं है, ठीक है, इसको ठीक कर लेना, क्रिया शिक्षण है। अभी अधिगम को जो क्या करती है, प्रेरित करती है। अधिगम क्या है, लर्निंग, टीचिंग शिक्षण,
अधिगम लर्निंग, ठीक है ना। तो लर्निंग कब होती है? जब टीचिंग हो रही होती है तभी लर्निंग होती है। तो ये दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा जुड़े हुए हैं। यहाँ पर हम लर्निंग भी पढ़ेंगे और शिक्षण भी पढ़ेंगे, यानी कि टीचिंग भी पढ़ेंगे और लर्निंग भी पढ़ेंगे। तो पहले हम टीचिंग को देख रहे हैं। तो ये कौन है? स्मिथ कह रहे हैं, बी ओ स्मिथ के अनुसार। ये सिर्फ परिभाषा आपको रटनी नहीं है, सिर्फ एक समझ के लिए यहाँ रखी गई है, ठीक है। क्या कह रहे हैं? अधिगम को अभिप्रेरित करने वाली क्रिया क्या है? शिक्षण है। फिर गेज क्या कह रहे हैं? शिक्षण एक पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य है दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों में परिवर्तन लाना। यहाँ ठीक है ना, क्या है? एक पारस्परिक प्रभाव है। और शिक्षण का क्या उद्देश्य होता है? तो शिक्षण का उद्देश्य होता है किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहारों में क्या लेकर आना? परिवर्तन लाना। शिक्षण से तो हम काफी सारी चीजें सीखते हैं ना। जब हम स्कूल जाते हैं तो बहुत सारे जो है वैल्यूज सीखते हैं, हम रूल सीखते हैं, डिसिप्लिन सीखते हैं, और इसके अलावा और बहुत सारी चीजें जो हमारे जीवन से जुड़ी है वो भी सीखते हैं। अब जरा बेसिक चीजें देख लेते हैं। ये तो अकॉर्डिंग टू जो है इसके विद्वान है उनके अनुसार हो गया। इसके अलावा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की एक उद्देश्य, शिक्षण जो है अधिगम प्रक्रिया की, यानी कि लर्निंग जो प्रोसेस होती है हमारी, उसकी जो है लर्निंग प्रोसेस की उद्देश्यपूर्ण एक दिशा है ना। क्या देता है वो? उसको दिशा देती है, कैसे चलना है, लर्निंग कैसे करनी है, क्या क्या लर्निंग करनी है वो। शिक्षण शिक्षकों द्वारा छात्रों को प्रदान किए गए अनुभवों के आधार पर उन्हें अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन की प्रक्रिया है। क्या है? एक स्थायी परिवर्तन। शिक्षण के आधार पर जो आप में परिवर्तन आते हैं, आपके जीवन में जो परिवर्तन, आपके सोच में जो परिवर्तन आता है, आपके थॉट प्रोसेस में जो परिवर्तन आता है, वो स्थायी होते हैं। और सही बात भी है, स्थायी तो होते ही है ना वो यही कह रहे हैं कि शिक्षण शिक्षकों द्वारा छात्रों को प्रदान किए गए अनुभवों के आधार पर उन्हें अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन की प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। शिक्षण एक योजनाबद्ध गतिविधि है। क्या है? एक योजनाबद्ध, मतलब प्लानिंग के साथ होती है ना। देखो, टीचर एक जब क्लास में आ रहा है तो फुल प्लानिंग के साथ आता है कि आज बच्चे को क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, उससे फिर कैसे क्वेश्चंस करने हैं, किस तरीके से उनका ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करना है, वो सब चीजें प्लान करके आता है पूरा। तो योजनाबद्ध गतिविधि है एक आपकी ये। और इसकी प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि शिक्षार्थी कितनी सुगमता, सरलता और शुद्धता से विषय वस्तु को ग्रहण करते हैं। शिक्षार्थी मतलब इसकी जो प्रभावशीलता है वो कैसे पता चलेगी कि कितना कोई भी लर्निंग जो है वो या कोई भी टीचिंग जो है वो कितनी प्रभावी है। ये कैसे पता चलेगा? जब एक शिक्षार्थी जो है उसको इजीली समझ ले, सुगमता, सरलता और शुद्धता से उस विषय को ग्रहण कर लेता है, तब कुछ भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा हो वो। अब एग्जाम्पल हम हमारी क्लास से ले लेते हैं। जैसे इस वक्त पे हम टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं, जो चीजें मैं आपको समझा रही हूँ, अगर वो आपको समझ में आ रही है, चीजें क्लियर हो रही है साथ साथ, तो इसका मतलब ये कैसा है? प्रभावशील क्लास है हमारी, है ना, कि एक इफेक्टिव है, कुछ काम हो रहा है इससे हमारा। तो ये होता है, ठीक है। ये थी परिभाषा। आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड चीजें ही हम करेंगे, इधर उधर फालतू चीजों को यहाँ पर नहीं रखा गया है। तो आप ये मत सोचिएगा इसमें ये नहीं था, ऐसा नहीं था, वैसे नहीं था। जो चीजें पूछी जाती है एग्जाम में, अब तक जो पूछी गई है और आगे पूछे जाने के चांसेस है, यहाँ पर आपको वही मिलेगा। तो शिक्षण से संबंधित कुछ अवधारणाएं यहाँ पर हम देख लेते हैं। आदर्शवाद, प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद। इसके अलावा भी कुछ अवधारणाएं होती है, कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं रिलेटेड टू टीचिंग, बट ये जो है मेन अब तक पीछे पूछे जा चुके हैं, थोड़े पहले पूछे जा चुके हैं। इसके अलावा भी क्या होते हैं वो हम वैसे डिस्कस कर लेंगे, लेकिन मेन ये तीन ही है, तो इनको देख लेते हैं। सबसे पहले आदर्शवाद की बात करते हैं, यानी कि आइडियलिज्म। आइडियलिज्म क्या होता है आप जानते ही होंगे। आदर्शवाद एक अत्यंत प्राचीनवादी सिद्धांत है जिसका प्रभाव किसी ना किसी रूप में जीवन के प्रत्येक पक्ष पर पड़ता है। होता है ना, आपका कोई ना कोई आइडल होता है, आप उसे देखते हैं, उसके जैसा बनने की कोशिश करते हैं, चाहे वो हीरो हो, कोई लीडर, कोई नेता हो, कोई लीडर हो, कोई भी हो सकता है। आपके पेरेंट्स हो, मम्मी हो, पापा हो, या कोई और आपका जो शिक्षक हो वो हो सकता है। तो आदर्शवाद यही है कि किसी ना किसी रूप में जीवन के प्रत्येक प्रत्येक पक्ष को पर पड़ता है इसका प्रभाव। अब अरस्तु क्या कहते हैं इसमें? तो अरस्तु के अनुसार शिक्षा का मूल उद्देश्य व्यक्ति को नैतिक और बौद्धिक बनाना है। यानी कि अरस्तु जो है क्या सोचते हैं कि भाई शिक्षा का एक ही उद्देश्य है, वो क्या है कि इसको जो है क्या बनाना, नैतिक, और एक मतलब एक शिक्षक को, एक शिक्षार्थी को या फिर एक व्यक्ति को क्या बनाना है? नैतिक नैतिक और बौद्धिक सद्गुणों के आधार पर बनाना है। यानी कि उसके अंदर वो गुण डेवलप होने चाहिए जो नैतिक हो और बौद्धिक हो। ठीक है। आदर्शवाद नैतिक मूल्य, आध्यात्मिकता, आत्मानुभूति, आत्मानुशासन, यानी कि आदर्शवाद जो है, आदर्शवाद नैतिक मूल्य, कौमा है यहाँ पर,
ठीक है, आध्यात्मिकता, आत्मानुभूति, आत्म अनुशासन, व्यक्तित्व के उन्नयन पर बल देता है। किस किस पर बल दे रहा है आदर्शवाद? नैतिक मूल्यों पर, आपके अध्यात्मवाद पर, आत्मानुभूति पर, आत्म अनुशासन पर और व्यक्ति के उन्नयन पर। व्यक्ति के उन्नयन मतलब उसके बढ़ने पर, विकास की तरफ बढ़ने पर बल देता है। संक्षिप्त शब्दों में हम क्या कह सकते हैं इसको? तो संक्षिप्त शब्दों में कहे तो सत्यम, शिवम और सुंदरम की व्याख्या दर्शाती आत्मा है। क्या है मतलब आदर्शवाद? क्या है? जो सच है, मतलब सुंदर है, ईश्वर की तरह सत्य है, ईश्वर की तरह सुंदर है, जो साफ सुथरा है बिल्कुल, वो है आदर्शवाद। क्लियर? तो ये आइडलिज्म को आपको ऐसे ही याद रख लेना है कि क्या है, एक वही जैसे हमारा आइडल होता है वो हमारे लिए तो वो तो बेस्ट है ना, तो वही चीज, और यह हमारे जीवन पर कहीं ना कहीं पड़ता रहता है और हमारा जो है इससे आत्मानुभूति और आत्मानुशासन इन सब चीजों को ये क्या करता है? बल देता है, बड़ा बढ़ने में बल देता है ना, उसके जैसा कार्य करने में, अच्छा काम करने के लिए, है ना। तो आगे अगला है प्रकृतिवाद। क्या है? प्रकृतिवाद यानी कि नेचुरलिज्म। क्या है? नेचुरलिज्म। तो इसके अंदर क्या है जरा देख लेते हैं। इसमें प्रकृति को ही शिक्षक माना गया है, क्योंकि प्रकृतिवाद है इसलिए। और पुस्तकीय ज्ञान को क्या करते हैं? ये पुस्तकीय ज्ञान पर कम बल दिया जाता है। प्रकृति को ही जो है, प्रकृति से ही इंसान सीख रहा है। जैसे कि मान लीजिए अब एग्जाम्पल आएगा, यह एक प्रकार से शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण है। शिक्षक का कार्य छात्रों के विकास के लिए वातावरण तैयार करना है। बस एक वातावरण तैयार करके देना है उनको, सिखाना कुछ नहीं है, वातावरण तैयार करके दे दिया है, बस वो चलेगा इसके अंदर। और जो है उसी से शिक्षार्थी जो है वो सीखेगा। क्रिया द्वारा सीखना, अनुभव यानी लर्निंग बाय डूइंग, खुद करके सीखना, वो इसके अंतर्गत आता है। अनुभव यानी अपने एक्सपीरियंस से सीखना। इंद्रियों द्वारा शिक्षण करना यानी देखकर, सुनकर, बोलकर, इस तरीके से निरीक्षण करके यानी कि ऑब्जर्व करके उसे। तो ये सब जो है मतलब इस तरीके से हम प्रकृतिवादी जो है शिक्षण कर सकते हैं। ह्यूरिस्टिक मेथड जो है इसे हम पढ़ेंगे, मेथड जब पढ़ेंगे। ये सब किसके? डाल्टन द्वारा प्रस्तावित शिक्षण विधियां मुख्य रूप से प्रकृतिवाद के अंतर्गत आती है। ये यहाँ पर ये बता रहा है कि प्रकृतिवाद के अंतर्गत ये विधि आती है, लर्निंग बाय डूइंग और इस तरीके से। अब अगर हम एग्जाम्पल ले कि जैसे कि मान लीजिए एक बच्चा जो है और वो आग के पास जाएगा तो उसे रोकेगा नहीं, रोका नहीं जाएगा, वो आग में अपना हाथ लगाएगा, उसका हाथ जलेगा और अगली बार वो हाथ टच ही नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता चल जाएगा कि आग है और इससे मुझे क्या हो रहा है? पेन हो रहा है, जलन हो रही है, तो उससे वो खुद करके सीखेगा। कुछ इस तरीके का कॉन्सेप्ट यहाँ पर चलता है। ठीक है, चलिए, तो प्रकृतिवाद आई होप क्लियर होगा, नेचुरलिज्म। अगला अगला पॉइंट है हमारा प्रयोजनवाद यानी कि पैरागमेटिज्म। ठीक है, जॉन डेवी कौन है इसके जो है प्रस्ताव करता है यानी कि प्रस्तावक कौन है या प्रतिपादक कौन है? जॉन डेवी को प्रयोजनवाद का मुख्य प्रतिपादक माना गया है। इसके अंतर्गत क्रियाशीलता तथा व्यवहारिकता को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है, यानी कि वही आप क्या है? एक्टिव रहकर। इसको इसको प्रयोगवाद भी कहा जाता है। ठीक है, यानी एक्सपेरिमेंट करके सीखना। इसमें पूर्व निश्चित आदर्शों या सत्य का कोई स्थान नहीं है। अनुभव ही सब मूल्यों की कसौटी है, यानी खुद एक्सपीरियंस करके ही जो है व्यक्ति या शिक्षार्थी सीखेगा। इसी सॉरी इसी प्रयोजनवाद के आधार पर क्रियात्मक विद्यालय प्रणाली आरंभ हुआ है। याद रखना है कि इसी आधार पर जो है क्रियात्मक विद्यालय प्रणाली जो शुरू किया गया है इस वक्त पे, यानी कि करके सीखने वाला जो कुछ इस तरीके का कॉन्सेप्ट चलता है, इन्हें अपने एक्सपेरिमेंट करके एक्सपीरियंस से सीखना, वो इसी के थ्रू, इसी से आरंभ किया गया है। तो तीन हमने देख लिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो है, और हम योग को कह सकते हैं, योग है। उसके बाद अस्तित्ववाद है जो कीकरगार्ड ने दिया है, कीकरगार्ड ने, उसके बारे में हम बात कर सकते हैं कि मेरा अस्तित्व कहाँ है या नहीं है। इस बारे में जब सोचता है तो अस्तित्ववाद की तरफ चला जाता है। योग दर्शन तो हमारा शुरुआत से ही चला आ रहा है भारत में। तो ये जो कुछ चीजें हैं, ये क्या है? कॉन्सेप्ट है एक, किस तरीके का? शिक्षा से संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट से कुछ अवधारणाएं थी। आपको तीन तो याद ही रखनी है, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्या शिक्षण की प्रकृति और इसकी विशेषताएं। शिक्षण की प्रकृति और इसकी विशेषताएं। चलिए, पहला पॉइंट क्या कहता है कि शिक्षण जो है वो मूलतः एक बौद्धिक गतिविधि है। कैसी है? एक बौद्धिक गतिविधि है, यानी कि इंटेलेक्चुअल जो है आपके संज्ञानात्मक आधार, संज्ञानात्मक से जुड़ी हुई है, आपके माइंड से जुड़ी हुई है। एक क्या है? बौद्धिक गतिविधि। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? शिक्षण की प्रकृति, यहाँ पर का नहीं है, की है।
शिक्षण की प्रकृति त्रिकोणीय होती है। क्यों भाई? क्योंकि इसमें क्या होता है, एक शिक्षक होता है, एक विद्यार्थी होता है और सामग्री होती है। इसको इससे समझ सकते हैं आप। यहाँ देखिए एक ट्राइंगल जैसे होता है ये, ठीक है, ट्राइंगुलर होती है क्योंकि यहाँ पर कह रहा है ना कि क्या है, त्रिकोणीय है। ये टीचर है, ठीक है ना, इसमें एक टीचर है, एक स्टूडेंट है और कंटेंट होता है, ठीक है ना। इसमें टीचर है, स्टूडेंट है और कंटेंट है, इसलिए इसको त्रिकोणीय कहा जा रहा है। याद रखना है, पूछा जा सकता है कि शिक्षण क्या, शिक्षण की प्रकृति कैसी है, तो त्रिकोणीय है। ये तीनों चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। मतलब शिक्षण के दो मूलभूत प्रतिरूप हैं, पहला है प्रशिक्षक केंद्रित और दूसरा है शिक्षार्थी केंद्रित। दोनों तरीके के शिक्षण हो सकते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, शिक्षण के विभिन्न स्तर हैं जो हम देखेंगे आगे। शिक्षण पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम के अनुसार होता है। अब पाठ्यचर्या क्या होते हैं, पाठ्यक्रम, इनका डिफरेंस बिटवीन हम आगे पढ़ेंगे। शिक्षण का वातावरण कैसा होना चाहिए, गतिशील होता है, वो स्थायी नहीं हो सकता, रुका हुआ नहीं हो सकता। शिक्षण अधिगम, अनुदेश, प्रशिक्षण इत्यादि का परस्पर घनिष्ठ संबंध है। शिक्षण विज्ञान के साथ साथ क्या है, कला भी है। ये एक पॉइंट है, ठीक है। शिक्षण क्या है, विज्ञान के साथ साथ कला भी है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको सिर्फ समझने हैं, कॉन्सेप्चुअली आपके माइंड में ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। और ये याद रखना है कि शिक्षण की प्रकृति कैसी होती है, त्रिकोणीय होती है, ठीक है, याद रखना। और तीन कौन सी इसमें स्तंभ है, तो टीचर, स्टूडेंट और कंटेंट। आगे बढ़ते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन जो है बन जाता है आपका कई बारी, तो इसे देखेंगे ध्यान से। शिक्षण के विभिन्न स्तर यानी कि लेवल्स ऑफ टीचिंग, ठीक है, कैसे कैसे टीचिंग का एक लेवल हो सकता है। तो शिक्षाविदों, ये विदो है, शिक्षाविदों, शिक्षाविदों में शिक्षण को, शिक्षाविदों ने शिक्षण को विभिन्न स्तरों पर परिभाषित करने का प्रयास किया है। शिक्षण का, ये शिक्षण है, ठीक है, इसको ठीक कर लेना। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य अधिगम होता है। एक शिक्षक विषय वस्तु को निम्न तीन स्तरों के माध्यम से जो है छात्रों तक पहुंचाता है। कैसे कैसे, देखिए यहाँ पर ये नीचे से स्टार्ट हो रहा है। पहले नंबर पे मेमोरी लेवल, फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल और तीसरा है रिफ्लेक्टिव लेवल। इसको याद रखना है, पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है आपसे। किस तरीके क्वेश्चन आता है अभी मैं पूछूंगी आपसे क्वेश्चन भी, फिलहाल पहले से समझ लेते हैं। सबसे पहला लेवल होता है मेमोरी लेवल यानी कि स्मृति स्तर। मेमोरी लेवल यानी कि स्मृति स्तर। शिक्षण के स्मृति स्तर के मुख्य प्रस्तावक कौन है, हर्बर्ट हैं। याद रखना है नाम, हर्बर्ट हैं। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का प्रारंभिक चरण है। यह तथ्यों को कंठस्थ और अभ्यास करने के लिए प्रेरित करता है। कंठस्थ करना यानी कि रट लेना, क्या करना, रट्टा लगाना, ठीक है ना। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया मूलतः उद्दीपन प्रतिक्रिया यानी कि स्टिमुलाइज करती है, मानी जाती है। सीखने की तीव्रता, प्रतिधारण की स्थिरता, सीखने की तीव्रता होती है, सीखने की तीव्रता, कहाँ गया, सीखने की तीव्रता, कौमा, प्रतिधारण की स्थिरता, वांछनीय तथ्यों की को फिर से अभिज्ञ स्तर पर लेकर आना उच्च स्मृति की मुख्य लक्षण है। यानी कि मान लीजिए आपने कुछ पढ़ा और आपने उसे इस तरीके से रट लिया कि आपसे जब भी पूछा जाए तो आप उसको आंसर कर रहे हैं। इस स्तर पर मूल्यांकन प्रणाली में मुख्य रूप से मौखिक, लिखित व निबंध जो है प्रश्न परीक्षा को इसमें परीक्षा मतलब इसमें किस टाइप के क्वेश्चन ऐड किए जाते हैं, किस टाइप से इसको रखा जाता है, तो मौखिक, लिखित और निबंध आत्मक प्रश्न इसमें हो सकते हैं। तो स्मृति का मतलब सिर्फ इतना समझ लीजिए, इतना सारा ये सब बताने की जरूरत नहीं, ये सब तो बस ऐसे एक परिभाषा थी जो रख लिया है। यहाँ पर समझने वाली बात ये है, यहाँ पर आपको ये पिक्चर दिख रही है, यहाँ पर जो मैंने GIF रखा है, इसको देखिए, ये क्या कर रहा है, ये देख रहा है उसको और क्या कर रहा है, ऑब्जर्व करके अपने माइंड में सेट कर रहा है ना। उसको क्या कर रहा है, एक रोट लर्निंग है ये, ठीक है ना। क्या करना है, कंठस्थ कर लिया उसने, रट लिया, लेकिन उसको उसका अर्थ नहीं पता। बहुत अच्छा एग्जाम्पल याद आ रहा है, 3 इडियट्स, सबने देखी होगी ऑलमोस्ट। 3 इडियट्स में जो एक 3 फ्रेंड्स के अलावा एक और उनका होता है, चतुर्लिंगम करके को नाम होता है उसका। वो क्या करता है, अपने जो प्रोफेसर है उसको खुश करने के लिए क्या करता है, जो डीन होते हैं उसे खुश करने के लिए क्या करता है, वो जो है संस्कृत में जो है लिखवाता है स्पीच। उसको उसका अर्थ भी नहीं पता होता, उसे रट लेता है और उसे पढ़ देता है। और क्या करता है, मतलब फिर आमिर खान उसमें क्या करता है कि उसको क्या करेगा, उसमें से वर्ड्स को हटाकर कुछ वर्ड को चेंज कर देता है जिसका अर्थ ही बदल जाता है। तो जब आपको अर्थ नहीं पता होता, आप सिर्फ रट रहे होते हैं उस चीज को, तब वो उस तरह की लर्निंग को क्या कहते हैं, स्मृति यानी कि मेमोरी लेवल बोला जाता है, रोट लर्निंग बोला जाता है। अब आई होप क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट है अवबोध या ग्रहण शक्ति स्तर।
ठीक है, अंडरस्टैंडिंग लेवल। अब यहाँ पर आकर उससे एक लेवल ऊपर आ जाते हैं, ठीक है ना, क्या होता है, एक लेवल ऊपर आ जाते हैं। किसका है ये, मॉरिसन जो है उसने दिया है। मॉरिसन ग्रहण स्तर के मुख्य प्रस्तावक है। तथ्यों को ना केवल याद रखना बल्कि उन्हें समझना भी है। ये कॉन्सेप्ट जो है अंडरस्टैंडिंग लेवल पर चलता है। यहाँ पर समझ, जैसे इस वक्त मैं हर बार बोलती हूँ आपको कि कॉन्सेप्ट को समझिए, याद ही अपने आप हो जाएगा। स्तर का उद्देश्य विषयों में दक्षता प्राप्त करने एवं समानीकरण की क्षमता को विकसित करना है। ठीक है ना, क्या है, समानीकरण की जो है क्षमता उसको विकसित करना, यानी कि जो जनरलाइज कर देता है उसको विकसित करना। समानीकरण समानीकरण का अर्थ है अवधारणाओं कॉमा सिद्धांत कॉमा संकल्पना कॉमा परिभाषाएं आदि को समझने की क्षमता का विकास करना। यही है समानीकरण होना। यह शिक्षक और शिष्य दोनों के लिए तथ्यों को आत्मसात करने हेतु सक्रिय भूमिका प्रदान करता है। मूल्यांकन प्रणाली में मुख्य रूप से निबंध प्रकार से जो है, मतलब किस टाइप की बात है, जैसे उसमें हमने पढ़ा था, तो निबंध प्रकार से प्रश्न जो है लघुत्तरीय या फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसमें सम्मिलित किए जा सकते हैं। वस्तुनिष्ठ में ये होता है ना, अंडरस्टैंडिंग लेवल चेक होता है। जैसे एनटीए आपका वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देता है, उसमें आपको पूरा पढ़ना होता है, समझना होता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, तो वो अंडरस्टैंडिंग लेवल हो जाता है आपका, जहां पर आप याद तो कर रहे हैं लेकिन उसको समझ भी रहे हैं। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट लेवल और सबसे ऊपर का जो लेवल है यहाँ पर, ये देखिए, सबसे जो हाई लेवल आता है वो आता है आपका रिफ्लेक्टिव लेवल। क्या होता है, रिफ्लेक्टिव लेवल, यानी कि चिंतन या विमर्शी स्तर। ये हंस नहीं है, यहाँ पे कुछ और है, मैं आपको बताती हूँ क्या है। यहाँ पर के स्तर के मुख्य प्रस्तावक हैं, यानी कि चिंतन स्तर के जो है मुख्य प्रस्तावक कौन है, तो वो है आपके, एक सेकेंड, हंट है ये, ठीक है, इसको ठीक कर लीजिएगा, इसको हंट है ये, हंट हंट जो है वो इसके क्या है, मुख्य प्रस्तावक है। जैसे उसमें मॉरिसन पढ़ा हमने, कौन, अंडरस्टैंडिंग लेवल पर, और इससे पहले हमने क्या देखा था, स्मृति स्तर देखा था, उसमें कौन था, तो उसमें हर्बर्ट थे। ऐसे इसमें हंट है। यह शिक्षण का उच्चतम स्तर है, सबसे ज्यादा हाई लेवल। सुंदर एवं बाह्य शक्ति दोनों इसका आधार है। हाँ, नहीं नहीं भाई, ये गड़बड़ हो गई यहाँ पर, आज मिस प्रिंटिंग बहुत है एक्चुअली, ये मैंने बहुत लास्ट मिनट पे बनाई है पीपीटी, इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है, तो थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। जब मैं आपको इसकी पीपीटी जो है आपको टेलीग्राम पर दूंगी तो ये सब चीजें करेक्ट करके दे दूंगी, ठीक है। इसके यहाँ पर होना क्या चाहिए था आपका, स्मृति स्तर और अंडरस्टैंडिंग वाला जो था आपका ना, अवबोध स्तर, ये दोनों जो है इसका आधार है, ठीक है। इसकी जगह पर क्या हो जाएगा, स्मृति स्तर, स्मृति और जो है अवबोध, वो इसका क्या है, आधार है दोनों के, क्योंकि ये उससे तीसरा लेवल हो गया ना, तो ये दोनों इसमें समाहित हो जाते हैं ये। और इसके बाद जो है वहाय की जगह आ जाएगा यहाँ पर आपका अवबोध, ठीक है। तो ये होना चाहिए था यहाँ पर, इसे करेक्ट कर लीजिएगा, आपको पीपीटी में मैं जो है करेक्ट करके दूंगी, यानी कि आपके जो नोट्स आपको दिए जाएंगे कहाँ पर, टेलीग्राम ग्रुप पर, वहां। तो यह शिक्षण का समस्या केंद्रित दृष्टिकोण है। कक्षा का वातावरण मुक्त और स्वतंत्र होता है। यह स्तर विचारशील स्तर की शक्ति को विकसित करता है, हमारे विचार को बढ़ाने में करता है, क्योंकि यहाँ पर इंसान जो है क्या है, इसको आप जैसे आप शोध करते हैं किस चीज पर, उसमें भी ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई चीज पढ़ी, समझी, ठीक है ना, उसके बाद उसके ऊपर क्या किया, विचार भी किया, तो ये वो लेवल आ जाता है आपका हाई वाला, ताकि शिक्षार्थी तर्क और कल्पना के द्वारा सफल एवं सुखी जीवन की समस्या का समाधान कर सके। इस स्तर पर छात्र समस्याओं के निवारण हेतु अनुसंधान भी कर सकते हैं। तो याद रखना है, 3 लेवल्स हमने पढ़े, मेमोरी लेवल, फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, अंडरस्टैंडिंग लेवल, फिर तीसरा लेवल क्या पढ़ा हमने, चिंतन या फिर विमर्शी स्तर यानी कि रिफ्लेक्टिव लेवल। तीनों ही लेवल्स आपको इसी सीक्वेंस में याद रखने हैं, और ये सीक्वेंस आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा। पहला क्या होता है, मेमोरी लेवल, सबसे छोटे इसमें सबसे निचला है ये, अधम मान लीजिए। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग बीच का है, जहां पर इंसान याद भी करता है और साथ साथ उसे समझता भी। और तीसरा लेवल सबसे हाई है, सबसे उच्चतम है, जहां पर वो याद कर रहा है, समझ रहा है और साथ साथ उस पर विचार करके कुछ अपने थॉट्स भी जो है वहां पर दे रहा है। तो ये तीनों जो है यहाँ पर आई होप आपको क्लियर होंगे। अगर कोई डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझे अपने जो है कमेंट के थ्रू या फिर अपने मैसेज के थ्रू टेलीग्राम पर मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं, तो वहां पर उस जो है प्रॉब्लम